हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज से अपन गाइस जीएटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जीएटी में अपन इस वीडियो में जीएस से स्टार्ट करेंगे। अपन जीएस के अंदर अपन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो अपन एंड मैं साइंस की भी वीडियो इसके बाद लेके आऊँगा। साइंस में अपन फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको मैंने अभी वीडियो में बताया था मैथ्स वाली। एंड चलिए अब अपन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं पहले ज्योग्राफी में कि क्या क्या क्वेश्चन का है। तो ज्योग्राफी में से 20 से 22 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे को फॉलो करेंगे एंड जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका आप रिवीजन करेंगे, तो आपके 22 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें से आपके 18 क्वेश्चंस तो बड़े आराम से हो जाएंगे। एंड अगर किस्मत अच्छी रही, यूपीएससी अपन की साइड रहा, तो 22 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हो जाएंगे पूरे। ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से कि पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। अपन कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो अपन इस पढ़ते जो ज्योग्राफी वर्ड होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है। एक तो जियो होता है, एक ग्राफी होता है। आपको तो पता ही होगा कि जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनता है स्टडी ऑफ अर्थ। तो ज्योग्राफी में अपन अर्थ की स्टडी करती है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, जैसे कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, वैसे वॉल्केनोज होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। ओशियनोग्राफी है एंड यूनिवर्स वगैरह, ये सब कुछ ज्योग्राफी के अंदर आता है, जिसके अंदर अब अर्थ की भी स्टडी करते हैं। तो चलिए अब आपको आगे बताता हूँ। तो आगे अब मैं आपको ज्योग्राफी में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे लाइक हु इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी। वेट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, वो है एरेतोस्थीन्स। ऐसे आपको याद रखना है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी पूछा गया एग्जाम में, तो आप बोलने के एरेतोस्थीन। ठीक है, इनके बारे में और पढ़ते हैं। एरेतोस्थीन्स वो फर्स्ट पर्सन थे जिनने कैलकुलेट करी थी सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, एंड उनने ऑल्सो कैलकुलेट करा था टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस। ठीक है। एरेतोस्थीन्स कौन थे? एक तो फाउंडर थे ज्योग्राफी के, एंड उनने फर्स्ट पर्सन थे जिनने कैलकुलेट करी थी सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सेस। ठीक है। जो अर्थ है उसकी टिल्ट इनने कैलकुलेट करी थी पहली बार, यही पर्सन थे। और इनको फादर ऑफ जियोट्सी भी बोलते हैं। ठीक है। एंड इनने एक बुक लिखी थी जियोग्राफी का नाम की। तो आपको क्या क्या याद रखना है ज़रूरत तो सीन्स के बारे में कि वो एक तो फाउंडर हैं, उनने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करी थी, फर्स्ट पर्सन थे जिनने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करी थी एंड टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस कैलकुलेट करा था, और वो फादर ऑफ जियोट्सी थे। एंड उनने एक बुक लिखी थी जियोग्राफी का नाम की। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हु इज़ फादर ऑफ ज्योग्राफी। रियल फादर जो है वो है हिकेटियस। हिकेटियस को बोला जाता है। और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि इरेतोस्थीन्स ही फादर हैं, क्योंकि इनके बारे में अपन ने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, तो लोग इस पर मार्क कर देते हैं। बट वो फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी आपको याद रखना है। एंड फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकेटियस। ठीक है, उनकी एक फेमस बुक है गैस पीरियड्स। जो बुक लिखा हुआ है, गलती टाइप हो गया। इनकी एक बुक है, उसका नाम है गैस पीरियड्स। ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ दिया है। ठीक है, गैस पीरियड्स में क्या बताया था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। ठीक है, अर्थ के बारे में उसमें डिस्क्राइब करा था उनने उस बुक में। ठीक है। तो इकेटिस के बारे में क्या याद रखना है? पहले तो एक तो फादर है, उनने एक बुक लिखी गैस पीरियड्स, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनेक्सामेंडर। एनेक्सामेंडर वो थे जिनने पहली बार जो वर्ल्ड का मैप है ना, जो अपन का वर्ल्ड का मैप है, उसको इनने ड्रॉ करा था। ठीक है, वर्ल्ड का मैप था ना, ड्रॉ मैप करे थे उनने पहली बात तो। जो कुछ नोट्स पॉइंट्स है वो भी याद रखने हैं कि जो ज्योग्राफी बुक है वो किसने लिखी है? स्टर्बो ने लिखी है। और जो एनी वैले थे वो फर्स्ट फर्स्ट थे जिनने इंडिया का मैप बनाया था। एनी वैले थे जिनने इंडिया का पहली बार मैप बनाया था। और टॉलमी थे, जो पी इसका साइलेंट रहता था उसको टॉलमी पढ़ते हैं। टॉलमी थे जो कि फर्स्ट थे, जो कि इंडिया का मैप उनने वर्ल्ड मैप के अंदर प्रेजेंट करा था। जो पहले थे कौन थे? टॉलमी। और उनने एक बुक और लिखी थी अल्मागेस्ट, अल्मागेस्ट नाम की। ठीक है, नोट पॉइंट पे क्या याद रखना है कि ज्योग्राफी बुक स्टर्बो ने लिखी है। एनी वेले थे जिनने फर्स्ट मैप बनाया था इंडिया का, एंड टॉलमी थे जिनने जो इंडिया का मैप था उसको प्रेजेंट करा था वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इन सब में। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ज्योग्राफी को क्लासीफाई करते हैं तीन उसमें। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। अपन के एनडीए के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों ज्योग्राफी है, इंडियन एंड फिजिकल। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ज़्यादातर क्वेश्चन दो क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, तीन भी आ जाते हैं कई बार, बट ये दोनों हमेशा सेम थोड़ी बराबर बराबर वेटेज रखते हैं। कभी कभार फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा आ जाता है, कभी कभार इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा आ जाता है।
तो अपन सारी ज्योग्राफी कवर करेंगे, वर्ल्ड भी कवर करेंगे, बट अपन पहले स्टार्ट करेंगे आज से फिजिकल से। आपकी ज्योग्राफी की कम से कम 50 क्लासेस तक होंगी, उतने में आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें इंडियन भी, वर्ल्ड भी एंड फिजिकल तीनों कवर हो जाएंगे। तो अपन फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि ये जो जिधर अपन बैठे हुए हैं, अर्थ वगैरह, सोलर सिस्टम, ये आया कैसे सब कुछ, ठीक है। जब अपन ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं तो आई कैसे है सब कुछ, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। यूनिवर्स ही सब कुछ है, यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है, ठीक है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मोस को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, ठीक है। क्या है पे, और जो यूनिवर्स है वो टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग है, एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर अपन से पूछा गया कि फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कौन है, वो है आचार्य कपिल, आचार्य कपिल जी, ठीक है। अगर अपन से पूछी गई कि एज ऑफ यूनिवर्स कितनी है, वो है 13.82 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। इतनी इसकी एज है यूनिवर्स की, इतने सालों पहले ये बना था यूनिवर्स, ठीक है। और अपन से अगर यूनिवर्स की ओरिजिन पूछी गई कि ओरिजिन कैसे हुई यूनिवर्स की, तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सालों पहले अपन के पास बहुत सारी वो आई थी, आर्ग्यूमेंट्स पास हुई थी, बहुत सारी थ्योरीज आई थी, ठीक है, कि ऐसे बन गया होगा यूनिवर्स, ऐसे बन गया होगा यूनिवर्स। बट एक मोस्ट पॉपुलर जो आर्ग्यूमेंट है, जो यूपीएससी में हमेशा वो कंसिडर करी जाती है, मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट कौन सी है? द बिग बैंग थ्योरी। आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा, एक छोटा सा सिंगल एटम था एक, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर का था, बहुत ज़्यादा डेंसिटी का था, तो वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। उस एक्सप्लोजन से यूनिवर्स बनती है, ठीक है। इधर भी लिखा है द होल यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल पेरीमोर्डियल एटम थ्रू एक्सप्लोजन, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, क्योंकि आज भी बोला जाता है कि जो अपन का यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंड होते ही जा रहा है, हर टाइम एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। एंड जो इधर छुप रहा है थोड़ा सा, बिग बैंग थ्योरी इज़ गिवन बाय जॉर्ज लमाइटर। जो बिग बैंग थ्योरी थी वो किसने थी? जॉर्ज लमाइटर ने, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ में कौन सी थ्योरी आई थी? बिग बैंग थ्योरी आई थी। बिग बैंग थ्योरी क्या था कि एक छोटा सा एटम था, वो एक्सप्लोड हो गया था, और उसको और क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। और किसके द्वारा गिवन थी? जॉर्ज लमाइटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है जो एक एडविन हवल थे, ठीक है। जॉर्ज लमाइटर से भी पहले एडविन हवल थे, उनने बोल दिया था कि जो यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंडिंग है, कि वो एक्सपेंड होती ही जा रही है, एक्सपेंड ही होती जा रही है। एंड ये जो पॉइंट है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है पहले, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो अर्थ है, जो पहला स्टार है ना, वो फॉर्म हुआ था आफ्टर एक्सप्लोजन। जो पहला स्टार फॉर्म हुआ था आफ्टर एक्सप्लोजन, वो हुआ था 100 मिलियन ईयर ओल्ड बाद, आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने यूनिवर्स पढ़ लिया, ठीक है। यूनिवर्स में फिर अपन ने पढ़ेंगे गैलेक्सीज, ठीक है, जो गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो बुक्स में लिखा हुआ है वो है 10⁻10 गैलेक्सीज हैं, ठीक है। एंड जो अपन की गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, आपको पता होगा इतना तो। एंड जो नियरेस्ट है, जैसे ये मिल्की वे है, एंड जो सबसे पास की गैलेक्सी है ना, उसका नाम है एंड्रोमेडा, जिसका शेप है स्पायरल, ठीक है, स्पायरल शेप की है। तो एंड अब देखो, शेप्स भी होते हैं जो, जैसे गैलेक्सीज के जैसे स्पायरल होते हैं, ठीक है, ऑब्यूल होते हैं, ऐसी और भी शेप्स होते हैं, इलिप्टिकल शेप्स होते हैं, ठीक है। अपन अब पढ़ते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। मिल्की वे गैलेक्सी की एज कितनी है? 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। अपन की यूनिवर्स कब बनी थी? 13.82 बिलियन ईयर ओल्ड पहले। अपन की मिल्की वे गैलेक्सी कब बनी थी? 13.6 ईयर ओल्ड पहले, ठीक है। उसकी शेप भी स्पायरल है, जैसे एंड्रोमेडा की भी स्पायरल है, इसकी भी स्पायरल है। एंड जो रेडियस है, जैसे ये मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी की रेडियस है वो है 50,000 लाइट ईयर, ठीक है। तो इसकी अपन से डायमीटर पूछेगी तो डायमीटर कितनी होगी? 1 लाख लाइट ईयर। जो लाइट ईयर है, आप सोचोगे लाइट ईयर का मतलब क्या है? लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल वाया लाइट इन अ वन ईयर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल वाया लाइट इन अ वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। आपसे एनडीए के एग्ज़ाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। यूनिट क्या है लाइट ईयर की? तो उसमें क्या है? इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है। एंड कुछ और भी यूनिट्स होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक यूनिट, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये याद नहीं रखने की ज़रूरत है। आप ये ज़रूर याद रखना है कि पार्सेक यूनिट सबसे बड़ी होती है, फिर लाइट ईयर होती है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल होती है सबसे बड़ी, छोटी, ठीक है, छोटी होती है सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है।
ठीक है, अपन ने गैलेक्सी में पढ़ लिया कि कितनी गैलेक्सी थी, 10 to the power 10 अपन की खुद की मिल्की वे गैलेक्सी है, पास की कौन सी एंड्रोमेडा है, ठीक है, उसका स्पायरल शेप है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो 13.6 ईयर ओल्ड पहले की है, स्पायरल शेप की है, उसके रेडियस 50,000 है, उसका डायमीटर 1 लाख है, ठीक है। लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की, ठीक है। एंड पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है, फिर लाइट ईयर है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल है। अब नेक्स्ट है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? देखो, आपने सुना भी होगा कि ब्लैक होल है कि उसमें कुछ चला जाता है तो वापस आते नहीं है, वो अपनी तरफ सब कुछ खींच लेता है। हाँ, तो वही चीज़ है। ब्लैक होल इज़ द रीजन ऑफ स्पेस टाइम when gravity is so strong that no particle or even electromagnetic radiation such as light can escape from it, ठीक है। उसमें से जो लाइट भी है ना वो भी एस्केप नहीं कर पाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है इसकी, ठीक है। इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है, मतलब एक तरीके से इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर टर्म है। तो कॉस्मिक ईयर क्या है? जैसे अपन की गैलेक्सी, वो है अपन की गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी है ये। और जो सन है ना, अपन से बोला जाता है कि जो सन है इसके सेंटर का कितने टाइम में चक्कर लगा लेगा, ठीक है। इस सेंटर को बोलते हैं मिल्की वे, जैसे गैलेक्सी के सेंटर को बोलते हैं गैलेक्टिक गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है, इधर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ गैलेक्सी, ठीक है। कितने टाइम में वो अपना रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा एक सन, ठीक है। तो टाइम होता है 250 मिलियन ईयर ओल्ड में ये एक सर्कल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जिसको हम लिख सकते हैं 25 करोड़ ईयर्स, ठीक है। आपको इतना रखना है। अब अपन पढ़ते हैं नेबुला। एक नेबुला एक टर्म होता है। नेबुला का मतलब क्या होता है? नेबुला इज़ एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार्स एंड एक्टिंग एज नर्सरी ऑफ न्यू स्टार्स। देखो, नेबुला का मतलब क्या होता है? जैसे दो स्टार्स हैं, ठीक है, ये दो स्टार्स हो गए, इसके बीच में जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई करता है, एक क्लाउड क्लाउड होता है वो ऑक्यूपाई करता है इन दोनों के बीच में स्पेस, ठीक है, उसको बोलते हैं नेबुला। जैसे आपको इधर बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये नेबुला है एक, ठीक है। एंड नेबुला जो होता है ना वो नर्सरी भी होता है न्यू स्टार्स का, मतलब न्यू स्टार्स भी उससे फॉर्म होते हैं। जो इंपॉर्टेंट नेबुलास आपको याद रखने हैं, एक है ओरियन नेबुला, ठीक है, जो कि फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। उसमें क्या है, 3 स्टार्स टुगेदर इन द स्काई, कि 3 स्टार्स टुगेदर इन द स्काई है ओरियन नेबुला, ठीक है। एक हेलिक्स नेबुला है। हेलिक्स नेबुला है कि जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है अर्थ के अपन के, ठीक है। कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है? अपन से एग्जाम में पूछा गया तो हेलिक्स नेबुला है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन आई, क्योंकि वो ह्यूमन आई की शेप का होता है थोड़ा, ठीक है। जो कि लोकेट करता है, कॉन्स्टलेशन लिखा है, कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस, एक्वेरियस नेबुला, ठीक है, एक्वेरियस नेबुला में ये रहता है। आपको क्या रखना है नेबुला कि वो ये स्पेस बिटवीन 2 स्टार्स है एंड वो नर्सरी ऑफ न्यू स्टार भी है, ठीक है। जो पहला डिस्कवर हुआ था नेबुला वो था ओरियन नेबुला, जो कि थ्री थ्री स्टार्स टुगेदर इन दी स्काई है, ठीक है। एलेक्स नेबुला है जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है अपन के अर्थ के, एंड उसको ह्यूमन आई भी बोलते हैं, ठीक है। जो लोकेट करता है कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस नेबुला के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपन का चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, ये एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनने एक यूनिट दी थी, ठीक है। उनने बोला था इट इज़ 1.44 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ सन कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। उनने एक अपर लिमिट टू मास ऑफ स्टार दिया था कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा लैंग्वेज में, तो चंद्रशेखर लिमिट का मतलब क्या था? फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि एक अपन की जो सन है उसका मास है 200 kg, ठीक है। उसको अपन चंद्रशेखर की लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे 4.44 से, तो टोटल कितना आ रहा है? 288 kg, ठीक है। अब इनने बोला गया कि जो 288 kg है उससे अगर लेस देन होगा कुछ चीज़, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी, वो ड्राफ्ट स्टार काउंट करेगा उसको, ठीक है, उसको ड्राफ्ट स्टार बोलेंगे। अगर उससे मोर देन होगा तो उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे। अगर उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होगा तो उसको ब्लैक होल बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि अपन चंद्र के लिमिट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उससे उससे कम हुआ तो वो ड्राफ्ट स्टार है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो न्यूट्रॉन स्टार है, अगर उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ तो वो ब्लैक होल है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन स्टार अपन ने पढ़ा कि अपन ने न्यूट्रॉन स्टार पढ़ा कि जो मोर देन है तो वो न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार आर फॉर्म्ड बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जो न्यूट्रॉन स्टार है ना वो फॉर्म होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से,
ठीक है, जो ब्लैक होल थ्योरी थी वो किसने दी थी? इन्हीं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, एंड बिगेस्ट स्टार इन दी स्काई है सीरियस। ठीक है, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है कि बिगेस्ट स्टार कौन सा है स्काई में? सीरियस है, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। नियरेस्ट स्काई स्टार है जो अर्थ के है, वो तो आपको पता ही होगा, सन है। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आपको एज इट इज़ ये पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा ही। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिलेशन का मतलब बताता हूँ। जैसे ये बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे स्टार्स हैं, ये एक पैटर्न बनाया एंड इसका एक नेम हो तो उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इधर लिखा है ना, अ ग्रुप ऑफ स्टार डेट फॉर्म अ पैटर्न एंड हैज़ अ नेम। ठीक है, जो अपन के एट प्रेजेंट कितने कॉन्स्टलेशन है? अपन के बस 88 कॉन्स्टलेशंस है। ठीक है, एंड जो सन है ना वो किसी भी कॉन्स्टलेशन में नहीं आता है। कॉन्स्टलेशन लिखा है इधर, कॉन्स्टलेशन में नहीं आता है। ठीक है, सन किसी भी। ठीक है, जो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है अपन का, लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है? वो हाइड्रा है। आपको याद रखें कि अपन से एग्जाम में पूछा कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन कौन सा है, तो वो हाइड्रा है। ठीक है, फॉर एक और एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, और उसको बिग बियर भी बोलते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर जो आपको इसके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, इस पीपीटी के बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, ये है उर्सा मेजर। ठीक है, और जो सप्तऋषि है ना, 7 स्टार्स इन द स्काई, वो भी इसके अंदर ही आते हैं, उर्सा मेजर के अंदर ही। ठीक है, और आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जैसे ये उर्सा मेजर है, ठीक है, एंड इधर एक कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा है एंड इसको देख रहा है, ये ऐसे इसको देख रहा है ऐसे करके। ठीक है, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में एक एक स्टार होता है। ठीक है, जिसकी पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहती है, उसको पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उर्सा मेजर को देख रहा है, उर्सा मेजर के जो नॉर्थ साइड होगा ना, तो वो एक पोल स्टार होता है। ठीक है, आपको याद रखना है पोल स्टार, जिसकी हमेशा जो पोजीशन होती है वो हमेशा ही सेम रहती है स्काई के अंदर। समझ आ गया होगा आपको इतना। अब अपन आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्टार, कि व्हाट इज स्टार। आई होप आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप मेरे से बोल सकते हो, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो से। एंड आपको कुछ इसमें से टॉपिक नहीं समझ आया हो तो आप मेरे को बता देना, वो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब उनका नेक्स्ट टॉपिक है स्टार। आपको क्या बताया कि आप जैसे स्काई में देखते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे 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 स्टार्स दिखते हैं। ठीक है, जो स्टार्स जो होते हैं ना वो सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती है, कि उनकी खुद की ओन लाइट होती है। ठीक है, वो अपनी लाइट से ही शाइन करते हैं। जैसे सन है वो अपनी खुद की लाइट से शाइन करता है, बट जो मून है अपन का, वो अपन की खुद की लाइट से शाइन नहीं करता है। जो अपन की सन होती है वो उसकी रेज जाती है मून पे एंड वो रिफ्लेक्ट होती है उधर से, तो रिफ्लेक्ट होके जो होती है लाइट, तो उससे वो शाइन भी करता है। ठीक है, खुद की लाइट नहीं होती है उस पर, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है जैसे मून। बट जो स्टार होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, जो अपन का स्टार का कलर होता है वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। जो टेम्परेचर है ना उसकी सरफेस पे, वो इंडिकेट करता है उसका कलर। लाइक जैसे ब्लू टेम्परेचर होगा, ब्लू होगा कलर, तो उसका सबसे ज़्यादा मैक्स टेम्परेचर होगा स्टार का। ठीक है, अगर येलो होगा तो लेस होगा, कम होगा। एंड जो रेड होगा वो सबसे ज़्यादा लीस्ट टेम्परेचर है। वैसे अपन लोग बोलते हैं कि यार रेड कलर तो बहुत ज़्यादा ही वो होता है खतरनाक, तो ऐसे ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होता है, बट वो लीस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी फायर भी देखोगे ना, फायर होता है। ठीक है, फायर में भी अगर आपको कोई फायर में ब्लू कलर दिखेगा तो आप बोलोगे कि वो मैक्स टेम्परेचर है उस फायर का। ठीक है, अगर फायर रेड कलर की है, ठीक है, तो आप बोलोगे वो लीस्ट टेम्परेचर की है। ठीक है, जो स्टार होता है वो फॉर्म होता है एक न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है जो कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। इधर लिखा हुआ है H1 + H1, जो कि एक हीलियम बनाते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्स के इंटीरियर में होता है एक न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, जो वही है, जो कलर ऑफ स्टार होता है वो डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ स्टार। ठीक है, सरफेस पे डिपेंड करता है। एंड जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, जो लिखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि किसकी वजह से फॉर्म होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा। कैसे? जैसे ये अपन की अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, एक सेकेंड सॉरी, ये अपन की अर्थ है। ठीक है, अर्थ के इधर एक एटमॉस्फेयर है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसे कोई स्टार है इधर, ठीक है, इधर कोई स्टार है, इसकी रेज आएंगी ना इधर। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें बहुत सारा रिफ्रैक्शन, इधर मतलब रिफ्रैक्शन होता है, तो वो स्टार थोड़ा सा ट्विंकल 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 दिखता है अपन को कि वो चमचम आ रहा है, बट वो ऐसा नहीं होता, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो अपन आगे अपन फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है स्टार के अंदर, जैसे बिगेस्ट स्टार आउटसाइड आर सोलर सिस्टम, अपन के सोलर सिस्टम के बाहर जो है
वो सबसे बिगेस्ट स्टार कौन सा है? सीरियस, ठीक है, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, अपन ने बोला था बिगेस्ट स्टार सीरियस है। ठीक है, एज सीन फ्रॉम अर्थ, जब अपन अगर अर्थ से देखें तो सबसे ज़्यादा जो शाइनी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो पहले तो होता है सन, फिर होता है मून, फिर होता है वीनस, फिर होता है जुपिटर। ये आपको ऐसे ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, कौन सा है जो अर्थ से अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट्स? पहले सन होता है, फिर मून होता है, फिर वीनस होता है, फिर जुपिटर होता है। एंड सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पूछा गया अपन के सोलर सिस्टम के ज़्यादा कि ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एंड अपन के बाहर सीरियस, एंड सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पूछा गया अपन से। ठीक है, क्लोजेस्ट सबसे ज़्यादा है अपन के सोलर सिस्टम के, हुआ है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, एंड उसके बाद है अपन के पास अल्फा सेंचुरी। जैसे ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इस ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इससे थोड़ा सा दूर होगा अल्फा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा के बाद अल्फा सेंचुरी। ठीक है, एवोल्यूशनरी स्टेज होती है स्टार्स की कुछ। ठीक है, आपको ऐसे ही थोड़ा सा याद रखना है कि एक स्टीलर नेबुला होता है, आपने पढ़ा था ना, नेबुला क्या था? एक स्टार से उसके बीच में जो ऑक्यूपाई कर रहा है एक क्लाउड, वो है नेबुला। ठीक है, नेबुला दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एवरेज स्टार बनाता है, एक मैसिव स्टार बनाता है। ठीक है, अगर वो एवरेज स्टार बनाएगा तो वो आगे जाके एक रेड जाइंट बना देगा। ठीक है, और रेड जाइंट से वो आगे इवॉल्व होके वो प्लानिटरी नेबुला बन जाएगा। फिर एट द एंड वो एक वाइट ड्राफ्ट बन जाएगा। ठीक है, जो मैसिव स्टार बनाता है, ठीक है, जो मैसिव स्टार बनता है वो पहले तो रेड सुपर जाइंट बनाता है। ठीक है, एवरेज ने क्या बनाया था? रेड जाइंट। अब मैसिव ने बनाया रेड सुपर जाइंट। ठीक है, फिर रेड सुपर जाइंट पे आगे जाके एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, आपने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन स्टार बनता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जिससे एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है एंड ब्लैक होल भी इससे बन जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया? स्टीलर नेबुला था, एवरेज बनाया, मैसिव बनाया, एवरेज से रेड जाइंट बनाया, फिर रेड जाइंट में प्लेनेटरी नेबुला बना, फिर ड्राफ्ट वाइट ड्राफ्ट बन गया। एक मैसिव स्टार बनाया, फिर रेड सुपर जाइंट बन गया, फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, उससे न्यूट्रॉन स्टार बन गया, एक ब्लैक होल थे बन गया। ठीक है, आई हो गाइस आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। आप मेरे को थोड़ा सा नीचे फीडबैक देना कि आपको समझ आया कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा हो आज की वीडियो, तो आप एक और बार ये वीडियो को देख सकते हैं, एंड आपको लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाने को। मैं स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, बट अपन के पास थोड़ा टाइम कम है ना, 4 मंथ्स का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि 3 मंथ्स में अपन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर एक मंथ में अपन लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, आपको ये जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ दिख रही है आपको, ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा अपने। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो कि एनडीए मैजिक नेम से है, तो उसका नाम दिख जाएगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे आगे और पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो थैंक यू, जय हिंद।